Hello friends, so in this video we will learn about res judicata, that is section 11 of CPC. सेक्शन के साथ साथ हम इसमें जो 8 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं रेस जुडिकाटा के वो भी देखेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे हम शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रेस जुडिकाटा के बारे में। एक ही केस को बार बार कोर्ट में ले जाना अलाउड है या नहीं? अगर किसी मैटर पर पहले ही कोर्ट डिसीजन दे चुका है तो क्या ऐसी इशू पर दोबारा केस फाइल कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी की। सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी बात करता है रेस जुडिकाटा की। तो रेस जुडिकाटा में बेसिकली क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट। कि कोई भी कोर्ट ऐसे सूट या इशू को ट्राई नहीं कर सकता जो कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू हो और डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हो फॉर्मर सूट में between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by the court। तो इसको हम समझते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से। मान लो ए और बी के बीच एक लैंड डिस्प्यूट था। कोर्ट ने फाइनली डिसीजन दे दिया कि लैंड बी की है। अब क्या है, अब ए जो है, अब ये ए दोबारा वही सेम लैंड और सेम इशू लेके नया केस फाइल करे तो कोर्ट उस केस को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि वो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है फॉर्मर सूट के अंदर। तो इसी को कहते हैं रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा अप्लाई होने के लिए कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि पहले वाला केस सेम पार्टीज के बीच होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पहले फॉर्मर सूट जो है वो बिटवीन द सेम पार्टीज होना चाहिए, बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। ठीक है, इशू डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट। पहले केस का डिसीजन फाइनल हो पहले केस का डिसीजन फाइनल हो, जैसे कि कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। और डिसीजन एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया हो। जैसे यहाँ पे जो ए और बी के बीच जो केस था उसमें ए और बी के बीच का जो मैटर था वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड किया था, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा लग जाता है। तो इसका पर्पस क्या होता है? तो इसका मेन पर्पस होता है कि कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो, सेम केस बार बार फाइल ना हो, क्योंकि एक ही केस अगर बार बार हम फाइल करते हैं तो कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। लीगल सिस्टम में फाइनलिटी आएगा कि अगर एक जज ने अगर कोई भी केस पे डिसीजन दे दिया है तो वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा, क्योंकि अगर हम एक ही चीज को लेके, एक ही सब्जेक्ट मैटर को लेके अगर हम बार बार इस कोर्ट के पास जाते रहेंगे तो इस कोर्ट के अंदर एक ही इंसान को जस्टिस देने में कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ये रेस जुडिकाटा का प्रोविजन लाया गया। अब इसके अंदर कुछ 8 एक्सप्लेनेशन है। अब हम इस 8 एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इसमें सबसे पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डिनोट अ सूट विच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयरटू। इसका सबसे पहला मतलब यही है कि हम फॉर्मल सूट उसको मानेंगे जो जिसका डिसीजन पहले आया हो। जैसे एक ए केस है और एक बी केस है। ए को हमने रजिस्टर्ड किया 2010 में और बी को रजिस्टर किया 2013 में। ठीक है, तो अगर ऐसे देखें तो ये जो हो गया वो प्रायर सूट हो गया और ये जो हो गया वो सब्सिक्वेंट सूट हो गया। लेकिन अगर 2013 वाले का डिसीजन 2015 में आ जाता है और 2010 वाले का डिसीजन आता है 2016 में, तो हम इसको प्रायर मानेंगे। तो और इसका जो डिसीजन होगा ना ये वैलिड माना जाएगा और इस वाले केस पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा। तो फॉर्मर सूट जो है वो जो सबसे पहले डिसाइड होगा उसको माना जाएगा, ना कि जो सबसे पहले इंस्टीट्यूट हुआ उसको। अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन एज अ राइट टू अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट इस चीज से डिटरमाइन नहीं होगा कि उस कोर्ट के दिए हुए डिसीजन को हम अपील कर सकते हैं कि नहीं। इस चीज से कॉम्पिटेंसी उसका डिसाइड नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है कि द मैटर अबव रेफर टू मस्ट बी फॉर्मर सूट हैव बीन अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड आइदर डिनाइड और एडमिटेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड बाय अनदर पार्टी। तो इसमें फॉर्मर सूट के अंदर क्या होता है कि द मैटर अबव रेफर, अगर कोई भी मैटर होता है जो रेफर किया जाता है उसके अंदर दो पार्टीज होती हैं। एक पहला जो अलेज करता है और दूसरा जो डिनाई करता है फिर एडमिट करता है। तो वो जो मैटर होना चाहिए वो दो पार्टीज के बीच होना चाहिए, एक एडमिट करे और एक डिनाई करे। एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 4 कहता है एनी मैटर विच, तो एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहता है? एनी मैटर विच माइट और ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been matter directly and substantially in issue in such suit। तो कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई भी ऐसा ग्राउंड जो कि हम पहले अपने केस के अंदर डिफेंस या अटैक की तरह यूज कर सकते थे और हमने उसको यूज नहीं किया, तो वो भी मैटर जो है उसको ऐसा माना जाएगा कि वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था और हमने उस चीज को यूज नहीं किया, तो उस पे लग जाता है रेस जुडिकाटा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी बोलते हैं एक्सप्लेनेशन 4 को।
एक्सप्लेनेशन 5 क्या कहता है? एनी रिलीफ और क्लेम्ड इन द प्लेंट which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। जैसे कि अगर हमने अपने प्लेंट में कोई रिलीफ मांगी है और वो रिलीफ एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं की गई है बाय द कोर्ट इन द डिक्री, तो उसको माना जाएगा कि वो रिफ्यूज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, हमें नहीं दिया गया है, और उसके ऊपर हम दोबारा केस फाइल करेंगे तब भी हमें रेज जुडिकाटा लग जाएगा, और हम उस बेस पे कि हमें हमारा जो रिलीफ था वो मिला नहीं उस चीज को लेके, तो हम दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते। अब एक्सप्लेनेशन 6 क्या कहता है? वेयर पर्सन लिटिगेटिंग बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट और अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन अ कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर, ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन सच राइट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम टू क्लेम अंडर द पर्सन टू लिटिगेटिंग। तो एक्सप्लेनेशन 6 ये कहता है कि कोई भी आदमी, जैसे एक मान लो कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि ए बी सी डी के नाम पे अलॉट है। अब क्या होता है कि ए उठता है और ए जाके इन सब के बिहाफ पे बोनाफाइडली कोर्ट में केस कर देता है, और कोर्ट में केस करता है और ये जो है केस हार जाता है, ए केस हार जाता है। तो ये जो ए है, ए के नाम पे जो डिक्री पास हुई है, वो इन सब पे जितने भी लोग हैं बी सी डी, इन सब पे वो जो डिक्री जो कोर्ट पास करेगी वो इन सब पे लागू होगा, और ये उस चीज को लेके दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते। तो ये एक्सप्लेनेशन 6 यही बोलता है कि कोई भी अगर इंसान जो है, कोई भी एक पर्सन अगर बोनाफाइडली केस करता है किसी पब्लिक राइट को लेके या फिर प्राइवेट राइट को लेके, और तो वो क्लेम इन अ कॉमन फॉर देमसेल्फ एंड अदर ऑल पर्सन इंटरेस्टेड, जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड है उस राइट के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग। तो ऐसा माना जाएगा कि वो सबके बदले वही केस लड़ रहा है, और जो डिसीजन कोर्ट देगी वो सब पे अप्लाई होगा। और उस जो डिसीजन को लेके कोई भी थर्ड पर्सन ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने थोड़ी केस किया था, तो और वो रेज जुडिकाटा अगर बोला कि नहीं मैंने केस नहीं किया था, मेरे ऊपर रेज जुडिकाटा नहीं लगना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, उसके ऊपर भी रेज जुडिकाटा लगेगा। तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन 6 यही बात करता है। एक्सप्लेनेशन 7 क्या बात करता है? द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड रेफरेंस इन द सेक्शन टू एनी सूट इशू और फॉर्मर सूट सच बी कंस्ट्रक्टेड एंड रेफरेंस रिस्पेक्टिवली टू अ प्रोसीडिंग फॉर देम फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, क्वेश्चन अराइजिंग इन द प्रोसीडिंग एंड फॉर्मर प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिक्री। कि ये जो रेज जुडिकाटा है वो अप्लाई होगा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी। बस ये बेसिकली यही बात करता है कि एग्जीक्यूशन जो प्रोसीडिंग होती है उसके ऊपर भी रेज जुडिकाटा लगेगा, उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। एक्सप्लेनेशन 8 क्या बात करता है? एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशू shall operate as res judicata in subsequent suit, notwithstanding that such court of the limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised। तो ये क्या बोलता है? अगर कोई भी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट अगर किसी केस को सुनता है और उस पर डिसाइड करता है, उसके मेरिट्स के ऊपर डिसीजन देता है, तो भी उसके ऊपर रेज जुडिकाटा लग जाता है, उस केस के ऊपर रेज जुडिकाटा लग जाता है, और उसके ऊपर कोई और इंसान जो है वो किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता, सेम इशू सेम पार्टीज और सेम प्रॉब्लम्स को लेके दोबारा केस फाइल नहीं कर सकता। तो डेट्स इट फॉर इट। सेक्शन 11 जो है रेज जुडिकाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे सीपीसी के अंदर। थैंक यू। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच।